गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल को हम डब्ल्यू साइन से लिखते हैं। इसकी यूनिट होती है बार या पास्कल, ठीक है। और एक बार में होते हैं, एक बार इक्वल्स टू 0.97 ATM। ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट गिवन बाय स्लेटियर एंड टेलर। आज के टाइम में अगर हम देखें तो अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है तथा उष्मागतिकी के आधार पर विलयन के डीपीडी के स्थान पर हम जल विभव का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि आज के टाइम में हम जब देखते हैं कि भाई जो अणुओं की जो फ्री एनर्जी है, अणुओं की फ्री एनर्जी तथा उष्मागतिकी के आधार पर विलयन के डीपीडी के स्थान पर, डीपीडी कल हमने पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी, पिछले वीडियो में आप वापस लर्न कर लेना। डीपीडी के स्थान पर जल विभव वाटर पोटेंशियल साइन डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन लिखिए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी, अगर हम इसको डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन लिखिए तो हम लिखेंगे शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। यानी कि शुद्ध जल क्या है? प्योर वाटर, जिसके अंदर विलय के कोई भी कण ना हो तथा विलयन में उपस्थित मुक्त ऊर्जा, विलयन में उपस्थित जल की मुक्त ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? जल विभव वाटर पोटेंशियल। और हम बोल रहे हैं कि भाई जो प्योर वाटर होता है उसका हमने डीपीडी भी 0 लिखा था, तो प्योर वाटर की जो फ्री एनर्जी होती है वो भी 0 होती है। तो इसको हम डेफिनेशन को एक बार वापस पढ़े तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल प्योर वाटर जो होता है उसकी जो फ्री एनर्जी होती है तथा विलयन में उपस्थित जो जल होता है उसकी फ्री एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल या जल विभव, जिसे हम किससे डिनोटेट करते हैं? साइन डब्ल्यू। शुद्ध जल की हमने बोल दिया कि भी प्योर वाटर है अगर, तो उसका डेल्टा साइन कितना होगा? इक्वल्स टू डेल्टा साइन इक्वल्स टू 0, और ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। शुद्ध जल में विलय के अणु मिलाने पर जल की मुक्त ऊर्जा कम हो जाएगी। इसका मतलब उसका जल विभव भी कम हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि प्योर वाटर है अगर, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि 0। अगर हमने प्योर वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट या विलय के अणु अगर मिक्स कर दिए तो क्या होगा? उसकी जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही उसकी फ्री एनर्जी कम होगी तो उसका जल विभव वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा साइन इक्वल्स टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा पी, ठीक है। इसका सूत्र हम लिखते हैं साइन डब्ल्यू इक्वल्स टू साइन एस प्लस साइन पी, ठीक है। यहाँ डेल्टा साइन डब्ल्यू क्या है? साइन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डीपीडी, और यहाँ पर साइन एस इक्वल्स टू माइनस ओपी, और साइन पी इक्वल्स टू टीपी ट्रगल प्रेशर। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपी मतलब डीपी का मतलब क्या होता है? डीपी इक्वल्स टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। आया समझ में यहाँ तक? इसको अगर अब यहाँ पर हम साइन एस क्या होता है? परासरण विभव।
साई एस क्या है यहाँ पर, हमारा साई एस है, ये है परासरण विभव, ठीक है। और साई पी है वैल्यू ऑफ टीपी या वैल्यू ऑफ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ टीपी और डब्ल्यूपी, क्योंकि जितना ट्रिगर प्रेशर लगता है उतना ही वॉल प्रेशर लगता है प्लांट सेल्स के अंदर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इसके अंदर जो डेल्टा एस, जो साई एस है जिसे हमने परासरण विभव लिखा है, वो हमेशा माइनस ओपी होगा। माइनस की वैल्यू होती है ओपी के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर की नेगेटिव वैल्यू होती है। इसके लिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। एक कोशिका में परासरण विभव का मान -10 है, कोई कोशिका है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक सेल है, सेल ए, इसके अंदर जो परासरण विभव यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू है इसके अंदर -10, इसमें डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, जबकि जो उसके पास वाली सेल बी है, इसके पास में एक सेल बी है जिसके पास है डेल्टा एस इक्वल्स टू -10 और इसका टीपी है -2 है। तो जल का प्रवाह किस दिशा में होगा, तो हमें इसमें यह है कि वाटर की क्या डायरेक्शन होगी, जल का प्रवाह किस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, अगर डेल्टा एस इक्वल्स टू -10 है तो इसको -10 लिखिए, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो पी का मान है यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 डिनोटेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू WP, और बी का हम बोल रहे हैं कि बी में है डेल्टा एस इक्वल्स टू -10 और TP है -2। तो इसको एक बार हम इसमें फॉर्मूले में लग के देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ए सेल के लिए करते हैं, पहले ए के लिए करते हैं -10 इक्वल्स टू डेल्टा डब्लू का करना है ना हमें +0, सेल ए का हम निकाल रहे वाटर पोटेंशियल, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -10, ठीक है। और सेल बी के लिए अगर यही हम क्वेश्चन सॉल्व करें, डेल्टा डब्लू इक्वल्स टू, यहाँ तो -10 है और हमने बोला था टीपी क्या होता है, डेल्टा पी को हम टीपी लिखते हैं, और यहाँ पे टीपी इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में लिखिए -2, तो आंसर आ गया -12। तो इसका मतलब वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ए सेल से बी सेल की तरफ की डायरेक्शन होगी, ए सेल टू बी सेल, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, शुद्ध जल का ओपी, प्योर वाटर का ओपी इक्वल्स टू 0, जो प्योर वाटर होता है उसका ओपी 0 होता है। शुद्ध जल का जल विभव, जो प्योर वाटर होता है उसका जल विभव भी 0 होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। यहाँ पर प्योर वाटर का जल विभव 0 होता है और वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और एक है ओपी प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू विलय की संख्या, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। विलय की संख्या जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूज़न पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा है, और ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि डीपीडी प्रोपोर्शनल टू विलय की संख्या माइनस इसके कारण, ये क्या होता है, विलय की इसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके कारण क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जब डीपीडी विलय की संख्या के समानुपाती होगा, यानी कि जैसे जैसे विलय की संख्या बढ़ेगी, जैसे मान लो कोई सेल है जिसके अंदर विलय की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया है उसके अंदर सॉल्यूशन, तो वो क्या करेगा, दूसरी सेल से वाटर को एब्जॉर्व करेगा, तो इसी के कारण क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम पढ़ते हैं तो जो कोशिका रस या वैक्यूल शेप से अगर इसका तुलना करके इसका आधार पर हम देखा जाए तो विलयन 3 प्रकार के होंगे। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप्स होंगे। फर्स्ट होगा हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं समपरासरी विलयन। फर्स्ट। सेकंड है हमारा, ये फर्स्ट है समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हमने किसकी तुलना में किया बेटा? इसको हमने किया वैक्यूल की, जो वैक्यूल का जो शेप होता है या कोशिका रस के आधार पर हमने विलयन को 3 भागों में बांटा है कोशिका रस के आधार पर। तो कोशिका रस की सांद्रता और विलयन की सांद्रता अगर समान होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कोशिका रस या वैक्यूल शेप, कोशिका रस की सांद्रता इक्वल्स टू विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। इसे हम बोलते हैं अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो कोशिका रस की जो सांद्रता होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू विलयन की सांद्रता से। नेक्स्ट थर्ड है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या इसको हम बोलते हैं अति परासरी विलयन। इसमें क्या होता है, जो कोशिका रस की सांद्रता होती है वो विलयन की सांद्रता से कम होगी। कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका रस होता है वैक्यूल के अंदर जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल शेप, उसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका रस। और वैक्यूल का तुम सबको पता होगा कि वैक्यूल जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो प्लांट सेल का बहुत बड़ा स्पेस को कवर करती है। तो कोशिका रस की सांद्रता कम होगी विलयन की सांद्रता से। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई जब किसी कोशिका को अगर हम किसी अल्प परासरी, जिनके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी कोशिका को रखें तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत जल की मात्रा बहुत ज़्यादा, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन। हमने पढ़ा था 10% या 2% शुगर वाले सॉल्यूशन में हमने कोई सेल रखी जिसके अंदर 10% है, तो क्या था कि 2% में से 2% वाले से जो वाटर था विलयन का, वो विलयन जल कहाँ गया था? 10% वाली सेल के अंदर। उस सॉल्यूशन को हमने हाइपोटोनिक बोला था। और एक हमने पढ़ा था अति परासरी, इसके अंदर हमने एक्सोऑस्मोसिस पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? एंडोऑस्मोसिस में यही वाला विलयन था। और ये अति परासरी जो विलयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, तो ये था हमारा एक्सोऑस्मोसिस में। पुराने नोट्स को भी रिवाइज करते रहिए तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। इसकी हम 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे।
3 स्टेजेस होगी प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या? सबसे पहले तो हम प्लाज्मोलाइसिस को ही बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ये डीपीटी के अंदर हमने पढ़ा था, जब टीपी इक्वल्स टू माइनस में टीपी चला गया था तब सेल प्लाज्मोलाइज्ड फेज में चली गई थी। अब यहाँ पढ़ रहे प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव्य कुंचन। इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में जो रियो डिस्कलर की जो प्लांट होता है उसकी लीफ में हमने सबसे पहले जीव द्रव्य कुंचन के रियो की जो लीव्स होती है, हमने प्रैक्टिकल में भी हम करेंगे इसके बारे में। रियो की लीफ को लेंगे और उसमें हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर क्या करते हैं, वो जो लीफ होती है उसकी जो लोअर एपिडर्मिस, हमने लीफ के बारे में पढ़ रखा, उसमें लोअर और अपर एपिडर्मिस होती है। जब इसकी हम एक स्ट्रक्चर बनाए, ऊपर होती है इसकी अपर एपिडर्मिस और नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसको रिमूव करके वहाँ पर हम देखते हैं जीवद्रव्य कुंचन को, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन लिखिए तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे किसी पादप कोशिका को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल को हमने किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक यानी कि अति पराशरी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने किसी प्लांट सेल को रख दिया है। तो इसमें क्या होगा, जब प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ऑब्वियसली एक्सोऑस्मोसिस होगा, और एक्सोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, जो सेल है उसके अंदर से, प्लांट सेल में से पूरा वाटर उसके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा और सेल पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी। और वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य। उसका सिकुड़ गया, वो पूरा मिड में आ गया, प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है तो उसके अंदर जो उसका जीवद्रव्य होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य पूरा सिकुड़ जाएगा और पूरा मिड में आ जाएगा। तो उस सेल, इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, प्लाज्मोलाइसिस। एक बार इसकी डेफिनेशन वापस रिवाइज करती हूँ। जब किसी पादप कोशिका को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उस कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़कर मध्य भाग में आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और इस प्रक्रिया में जो प्राप्त कोशिकाएं होती हैं, इस पूरी हमने फिनोमेना को तो बोल दिया प्लाज्मोलाइसिस, और इसमें जो हमें सेल मिली है उस सेल को हमने बोला प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इज दैट क्लियर? प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स के अंदर मैंने पहले ही बताया, हमने डीपीटी में पढ़ा था, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है, टीपी इक्वल्स टू नेगेटिव, इसका टीपी नेगेटिव होता है। प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया को सबसे पहले हमने बताया रियो डिस्कलर प्लांट्स की लीफ की लोअर एपिडर्मिस को अलग करके देखा था हमने। इसकी अलग अलग स्टेजेस भी होती है, पहले हम इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं। किसी फर्स्ट स्टेजेस है स्टेजेस ऑफ, अब हम इसके स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसकी स्टेज लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। इस स्टेज में क्या होता है, पहले तो क्या होता है, जीवद्रव्य की कोशिका भित्ति। इस चरण के अंदर हम क्या देखेंगे कि पहले एक्सोऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ रहेगा। फर्स्ट लिमिटिंग में क्या होता है, जैसे हम लिमिटिंग का डायग्राम बनाए, जैसे पहले तो हम एक प्लांट सेल बताते हैं, ये प्लांट सेल है, ठीक है, एक प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस प्लांट सेल को हमने लिमिटिंग स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए हमने इस प्लांट सेल को लिया, देन हमने इसे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मानो, ठीक है, इसमें हमने अपनी सेल को डाला है, ठीक है। जैसे ही सेल, प्लांट सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में इसके अंदर क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा और जो जीवद्रव्य होता है वो कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ रहेगा, वहाँ से अलग नहीं होगा, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस होनी प्रारंभ हो जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, स्टार्टिंग ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। अब है सेकंड चरण। ये सॉल्यूशन कैसा था हमारा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन सेकंड स्टेज है हमारी इन
इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इस फेज में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस के इस चरण के अंदर जीवद्रव्य किनारों से भी अलग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखा जाए तो ये जो जीवद्रव्य है वो एकदम यहाँ तक है, अभी तक अलग नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि जो जीवद्रव्य है, मानो ये सेल है, इसके अंदर जीवद्रव्य जो किनारों से भी अलग होना शुरू हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा अलग होना शुरू हो गया है। अभी तक ये स्टेज है हमारी इंसिपिएंट स्टेज। अभी नेक्स्ट स्टेज हम थर्ड स्टेज पढ़ते हैं। थर्ड स्टेज है हमारी, अभी तक पूरा अलग नहीं हुआ है, ठीक है, ये किनारों से अलग हुआ है। अभी थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज के अंदर होगा स्टेज थर्ड, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इसके अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मोलाइज्ड होता है, ये इस प्लाज्मोलाइसिस का सबसे लास्ट होता है, अंतिम चरण। प्लाज्मोलाइसिस का यह अंतिम चरण होता है। इसके अंदर क्या होता है, जीवद्रव्य पूरी तरह से सेल वॉल से अलग हो जाता है और सिकुड़ कर पूरा केंद्र में आ जाएगा। जैसे ये सेल है और ये पूरा इसके अंदर सिकुड़ कर यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये लास्ट स्टेज होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप से हमें पता चला 1 बाय 1 स्टेज बाय स्टेप होता है। ये लास्ट चरण होता है एक्सोऑस्मोसिस का। अंतिम चरण के अंदर हाइपरटोनिक कोशिका, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो कोशिका होती है, प्लांट कोशिका, वो कोशिका भित्ति तथा जीवद्रव्य के मध्य में पूरी तरह से इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस का महत्व। प्लाज्मोलाइसिस के क्या इम्पोर्टेंस है, का महत्व। इसके इम्पोर्टेंस पहला है, प्लाज्मोलाइसिस द्वारा जीवित कोशिका तथा मृत कोशिका को अलग किया जा सकता है। कि भी हम ये देख सकते हैं, प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू ही हम ये देख सकते हैं कि भाई कौन सी लिविंग सेल है और कौन सी नॉन लिविंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका दूसरा पॉइंट है, भोज्य पदार्थों में नमक चीनी का घोल मिलाने से भोज्य पदार्थ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि इन पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस भोज्य पदार्थ पर बैक्टीरिया लगने पर प्लाज्मोलाइसिस से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस में हम क्या करते हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ है, जो भी भोज्य पदार्थ के रूप में, जैसे हमने कुछ भी भोज्य पदार्थ है जिसको हमें लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, तो उन पदार्थों पर हम क्या करेंगे, नमक या चीनी का घोल लगा देंगे। और चीनी का घोल, जिससे क्या होगा, नमक या चीनी के घोल लगाने से क्या होगा, वो भोज्य पदार्थ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह उपयोग में लिए जाएंगे और उन पर कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, भोज्य पदार्थ लंबे समय तक प्रिजर्व और एकदम सही रह पाएंगे और हम लंबे समय तक उसको यूज़ कर पाएंगे। होता क्या है, क्योंकि जब भोज्य पदार्थों पर हम नमक या शक्कर का लेप लगा देते हैं तो उस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है उनमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। बाहर बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम किसी सेल को रखेंगे तो क्या होगा, उस सेल के अंदर का वाटर भी उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, जिससे एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू उस सेल में प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी में अधिक रासायनिक उर्वरक काम में लेने से पादप में जाता है। जब मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक काम में लेने से भी पादप मर जाएगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरक जब हम काम में लेते हैं उसमें भी क्या होता है, जब रासायनिक उर्वरक ये अगर हम जब मिट्टी के अंदर हम प्लांट्स की ग्रो के लिए हम कई बार क्या होता है, केमिकल यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, कई बार प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसका रीज़न है प्लाज्मोलाइसिस। इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट डिस्ट्रॉय, रीज़न है यहाँ पे भी प्लाज्मोलाइसिस।
क्योंकि उनकी जड़ों के अंदर क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। चौथा है स्वच्छ जलीय पौधों को लवणीय जल में स्थापित करने पर भी वो प्लांट मर जाएगा। कोई वाटर है जो कि फ्रेश वाटर में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उस प्लांट को अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसी सॉल्टेड वाटर में, इस प्लांट को अगर हमने ट्रांसफ़र किया तो ये प्लांट डेड। रीज़न है यहाँ पे भी प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी फ्रेश वाटर वाले प्लांट को अगर हमने किसी लवणीय जल वाले पानी के अंदर ग्रो करने के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका रीज़न भी है प्लाज्मोलाइसिस। उसमें भी क्या होगा, उसके अंदर का जो फ्रेश वाटर वाला जो प्लांट है उसमें से एक्सोस्मोसिस के थ्रू पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा और उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्बिशन। किसी भी ठोस पदार्थ द्वारा बिना घुले जल का अवशोषण करना एम्बिशन कहलाता है। मतलब किसी भी ठोस पदार्थ को हमने जल के अंदर घोला नहीं, उससे पहले ही उसके ऊपर अगर अवशोषण हो गया तो उसे हम बोलेंगे एम्बिशन। पौधों में कॉलाइडी पदार्थ कोशिका भित्ति, बीजावरण तथा बीज में उपस्थित होता है। एम्बिशन किस में होता है? पौधों में कॉलाइडी पदार्थ जैसे कोशिका भित्ति, बीजावरण तथा बीज में उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति में उपस्थित सेल्यूलोज तथा पैक्टिन कॉलाइडी प्रकृति के होते हैं। जो हमारी जो सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, उसके ऊपर हमने बताया कि सेल्यूलोज और पैक्टिन होता है, लोज एंड पैक्टिन। ये दोनों कैसे होते हैं? सेल्यूलोज और पैक्टिन ये कॉलाइडी नेचर के होते हैं। फिर है अंतःचूषण की क्षमता। एम्बिशन और अंतःचूषण एक ही चीज़ है। अंतःचूषण अगर हम क्षमता देखें, इसकी क्षमता, उसको अगर हम रे डायग्राम लिख बताएं तो अगर जो होता है, अगर में सबसे ज़्यादा होती है अंतःचूषण की क्षमता, उसके बाद में पैक्टिन, उसके बाद में प्रोटीन, उसके बाद में स्टार्च और सबसे कम होती है सेल्यूलोज में। ठीक है। अगर अपने वजन का 99% ज़्यादा जल को अवशोषित कर सकता है। अगर के पास ये क्वालिटी होती है कि वो अपने वजन से भी 99% ज़्यादा मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ एम्बिशन। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व ऑफ एम्बिशन के महत्व क्या है? एम्बिशन, अंतःचूषण। एम्बिशन को बोलते हैं हिंदी में अंतःचूषण। फर्स्ट महत्व है इसका, बीज के अंकुरण के दौरान बीजों द्वारा जल का अधिशोषण अंतःचूषण द्वारा होता है। जब सीड ग्रो करते हैं, सीड में जब जर्मिनेशन होता है उस समय सीड जल का जो अधिशोषण करते हैं वो भी अंतःचूषण या एम्बिशन के द्वारा करते हैं। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम, सीड के जर्मिनेशन के समय सीड जो जल का अवशोषण करते हैं वो भी अधिशोषण करते हैं, वो भी ये अंतःचूषण या एम्बिशन के द्वारा करते हैं। बीज अंकुरण के दौरान बीजों द्वारा जल का अधिशोषण अंतःचूषण होता है। दूसरा है हमारा सीड कोट का फटना भी अंतःचूषण का ही परिणाम है। जो सीड कोट होता है, सीड के ऊपर एक कवर होता है, जो मैंने आपको कल बताया था। जैसे ये सीड है तो इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे बोलते हैं सीड कोट। तो सीड कोट का फटना भी एम्बिशन के द्वारा होता है, एम्बिशन का ही एक रिजल्ट है। प्रारंभिक जल का अवशोषण मूल रोम की कोशिकाओं में अधिशोषण द्वारा ही होता है। जो फर्स्टली जब जल का अवशोषण होता है मूल रोम के द्वारा, जो रूट हेयर होते हैं उनके द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वह भी अधिशोषण के द्वारा ही होता है। पुनः जीवित पादप पानी अधिशोषित कर पुनः जीवित हो सकता है। कोई प्लांट है जैसे कि सिलेजिनेला प्लांट है, अगर हमने कोई प्लांट है जिसकी मान लो हमने बहुत टाइम तक पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मुरझा चुका है, बहुत ज़्यादा उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है, हमें लग रहा है वो डेड, और अगर इसे हम पानी दे दे तो पानी की वजह से क्या होता है, कई बार वो वापस जीवित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। पुनः जीवित पादप पानी अधिशोषित कर पुनः जीवित हो जाते हैं।
फिर है इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। नेक्स्ट है एपिफाइट्स में जल वाष्प का अधिशोषण वेलामेन उत्तकों द्वारा होता है। कुछ एपिफाइट या अधिपादप। एपिफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि किसी प्लांट के ऊपर रहते हैं, वो प्लांट के ऊपर एज अ सिम्बायोट की तरह, एज अ पैरासाइट की तरह रहते हैं, पर वो उसको बोल सकते हैं स्पेस पैरासाइट। एपिफाइट क्या होते हैं? प्लांट्स के ऊपर रहने वाले स्पेस पैरासाइट, यानी कि स्थल परजीवी। ये क्या करेंगे? किसी प्लांट के ऊपर रहेंगे मगर उस प्लांट से पोषण नहीं लेंगे, केवल उस प्लांट से अपना स्पेस मतलब उसकी जगह लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थल परजीवी। इनके जो स्थल परजीवी एपिफाइट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो जल वाष्प होती है उसका अधिशोषण करते हैं। जल वाष्प जो एनवायरनमेंट के अंदर जो जल की वाष्प होती है, इनमें क्या होता है, इनकी जल वाष्प अवशोषण करने के लिए इनकी जड़ों में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। वेलामेन टिश्यू जो क्या करेगा, एनवायरनमेंट की जो जल वाष्प होती है उसको अधिशोषित कर जल में कन्वर्ट करके उस प्लांट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी अधिशोषण, ये भी एम्बिशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा बरसात के दिनों में नवनिर्मित लकड़ी जल अधिशोषित कर फूल जाती है। कई बार हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो लकड़ी होती है वो फूल जाती है। हमारे घरों की जो दरवाजे होते हैं वो भी जल अवशोषित की वजह से फूल जाएंगे, और जल अवशोषित के कारण वो फूल जाने की वजह से पूरे बंद नहीं हो पाते हैं। तो वो भी किसकी वजह से? फूल जाने की वजह से वो दरवाज़ा पूरा अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाता है। इसलिए जो नवनिर्मित लकड़ी होती है, जो न्यूली हमने घर में कोई लकड़ी बनाई, तभी हम बोलते हैं कि बारिश के टाइम में जो भी दरवाजे वगैरह है उन पर पानी नहीं लगने दो, या फिर थोड़ा ढंग से रहे ताकि वो फूल जाए। तो धीरे धीरे वो पानी वापस निकल जाता है, पर एक बार तो वो फूल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन।